दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे प्रधान शिक्षक नियमावली के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसमें बहुत सारा जो टीचर हैं वो अपोभाव की स्थिति बना हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। इन सभी मुद्दों पे हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप नियमावली पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूं। आज बात करेंगे इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुभव क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। आज हम बात करेंगे प्रधान शिक्षक, ठीक है, जो प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक एचएम बनने के लिए जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कराया जाएगा भविष्य में, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। आगे सीटों के साथ साथ अन्य विज्ञापन भी जारी करेगी कि परीक्षा का क्या क्या विषय होगा, क्या बोलते सिलेबस क्या क्या होगा इसके बारे में। लेकिन हम इससे पहले आज बात करेंगे कि क्या जो शिक्षक इग्नू से डीपी हैं क्या वो परीक्षा में बैठ पाएंगे, क्या टीईटी पास शिक्षक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, क्या 8 वर्ष का अनुभव नहीं रखने वाले बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, स्नातक शिक्षक को के लिए क्या अनुभव होगा, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो नियमावली बनाया गया संविधान का अनुच्छेद 309 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। 309 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं और राज्य में राज्यपाल करते हैं, क्योंकि ये 309 आता है भाग आपका 14 के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं की चर्चा किया गया है। इससे पहले जो नियोजित शिक्षकों की नियमावली बनाया गया था उसमें इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया था। प्रस्तावना की आइए हम चर्चा कर लें। प्रस्तावना में क्या क्या दिया हुआ है, तो वही है प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए 6 से 14 वर्ग आयु वर्ग के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को, यानी कि जो मूल अधिकार के तहत शिक्षा को डाला गया उसको, और बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 और समग्र शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार को लगा कि प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। तो इसके तहत और इस चीज़ों को पद को नियुक्ति के लिए इस नियमावली को जारी कर दिया गया है। और इसके संक्षिप्त नाम की हम चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सा जल्दी हम चाहेंगे बात। संक्षिप्त नाम के आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है। नियमावली के तहत बात करेंगे तो बिहार राज्यीकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020। अब देखिएगा जो 2020 के जो नियमावली बना था यहाँ सिर्फ पदोन्नति पद जोड़ा गया था, ठीक है, यहाँ पदोन्नति पद नहीं जोड़ा गया है। इसके साथ साथ इसका विस्तार बिहार राज्य में होगा और यह अधिसूचना जारी होने से लागू हो जाएगा। परिभाषाओं की बात कर लें तो इसमें तमाम तरह की परिभाषाएँ इनके द्वारा दिया गया है, जैसे कि सरकार के बारे में प्रशासकीय विभाग, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय क्या है, प्रारंभिक विद्यालय क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। नगर निकाय समवर्ग नियुक्ति के प्राधिकार, अपीली प्राधिकार क्या हो गया, शिक्षक से अभिप्रेत क्या क्या चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाले साथियों बात है कि यहाँ दिया हुआ है प्रधान शिक्षक से अभिप्रेत है, मतलब इससे अभिप्राय क्या है। तो इस नियमावली के अधीन प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधान शिक्षक, यानी कि जो बहाली होगा प्रधान शिक्षक का वो प्राथमिक विद्यालय के लिए होगा, ठीक है। इस चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे इसके बारे में तमाम संस्थानों के बारे में साथ साथ प्रशिक्षण की बात किया गया है कि वो शिक्षक प्रशिक्षित होना चाहिए। और आयोग का इसके तहत आयोग से अभिप्राय है कि बिहार लोक सेवा आयोग। संवर्ग का गठन क्या क्या होगा, हाँ ये यहाँ पर आप ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा शिक्षक प्रधान शिक्षक की सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ प्रधान शिक्षक की प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। क्या होगा, वो भारत के साथ साथ बिहार राज्य का निवासी हो, भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी हो, उसके साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक का डिग्री 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, और जो कोटि हैं जो आरक्षण के तहत आते हैं उनको 5% को छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड हो, बीटी हो, बीएड हो और बीएड और बीएससीएड हो और बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, थोड़ा सा उत्तीर्ण मांग रहा है, ठीक है। ये सिर्फ कह रहा है उत्तीर्ण, कब उत्तीर्ण है ये बात नहीं किया गया है। साथ साथ वर्ष 2012 या उसके बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अनुभव की बात कर लेते हैं। अनुभव में क्या दिया हुआ है, तो पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक या नगर जो भी मूल कोटि के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए, ठीक है। पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत स्नातक शिक्षक को जिनकी सेवा संतुष्ट हो
और उक्त अवधि की गणना योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद की तिथि हो उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो मूल कोटि के टीचर हैं वो 8 वर्ष लगातार सेवा होना चाहिए प्रशिक्षित होने के बाद। लेकिन समझने वाली बात थोड़ा सा हम आप लोगों को सोच रहे हैं बता ही दें, ये चीज़ लिखा हुआ साथियों, ये इसके अधिसूचना जो अंग्रेजी में है यहाँ ये चीज़ निकाल दिया गया है, वहाँ पे इसका मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो उक्त अवधि की गणना जो भी प्रशिक्षण तिथि के बाद हो वहाँ से मूल कोटि के लिए 8 वर्ष लिया जाएगा। तो अंग्रेजी वाले में ये नहीं है। ठीक है, इससे साबित होता है कि और दोनों में विवाद हुआ तो संभवतः अंग्रेजी वाला नियमावली को अधिसूचना को मान्य होगा और ये वाला मान्य नहीं होगा। अब रहा बात डीपी की, जहाँ तक बात कर ले हम, अब प्रधान शिक्षक के लिए कह रहा है कि डीपी वाले लोग होंगे या नहीं। तो साथियों देखिए, अभी यहाँ स्पष्ट डीपी की चर्चा नहीं किया गया सरकार ने, नियमावली में डीएलएड का बात किया हुआ। ठीक है, और डीपी के बारे में हम सभी जानते हैं कि डीपी की जो हुआ इग्नू द्वारा, इंदिरा गांधी नेशनल, ठीक है, इग्नू द्वारा जो हम लोग डीपी किए हैं जितने भी लोग, ठीक, उनका तो 8 साल पूरा हो जा रहा है। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूट आपको बता दें कि ये प्रशिक्षण होने के बाद भी प्रशिक्षण वेतन नहीं मिल रहा था और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण एनसीटी इसको मान्यता नहीं दी, तो इसलिए ये मामला फंस गया। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने कई बार एनसीटी को पत्राचार किया और करते करते लास्ट में इन दोनों में एक शर्त के साथ एनसीटी ने शर्त जारी किया और उसके साथ 6 माह का संवर्धन कोर्स कराया गया। उसके साथ साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित घोषित किया गया। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि क्रांति कनक नाम के टीचर थे बिहार के, अब मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली वो कहाँ किस ब्लॉक जिले से थे, बस नाम ये याद है क्रांति कनक थे। उन्होंने हाईकोर्ट में चले गए और बोले कि भाई 2012 से प्रशिक्षित हूँ तो हमको 12 से दीजिए, संवर्धन कोर्स से हमको मतलब नहीं है। आप जब प्रशिक्षित हम हो गए हैं, जब डीपी प्रोग्राम हम कंप्लीट किए तब से प्रशिक्षित का हमको वेतनमान मिलना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार मानी नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। ठीक है, क्योंकि इनके पक्ष में डिसीजन हाई कोर्ट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिसंबर 2015 में, 2012 में ये क्रांति कनक थे वो हाई कोर्ट में इनके चले गए थे और 2015 में जो बिहार सरकार थी उसकी याचिका को खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। ठीक है, उसके साथ जब याचिका खारिज हो गया बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में, मतलब वेतनमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं देना चाह रही थी, अंततः उसको 14-15 की जगह पर उसको 12 से बिहार सरकार को देना पड़ा और इस तरह से 12 से प्रशिक्षित वेतनमान उठा रहे हैं नियोजित टीचर। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बिहार सरकार का मंशा डीपी को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहाँ तक डीपी की बात करें तो वो एनसीटी द्वारा जो भी चीज़ है वो फुलफिल कर रही है, एनसीटी ने उसका अप्रूवल दे दिया है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है साथियों। आपके साथ एनसीटी द्वारा जो है तो आपको भी मौका मिलेगा इस परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, अब आगे देखा जाए भविष्य में क्या विज्ञापन जब जारी होगा पदों के लिए, अधिसूचना के बाद से जैसे ही आगे का जो नियमावली जारी करेगी बिहार सरकार, ठीक है, स्पष्ट विज्ञापन, उस विज्ञापन में क्या कंडीशन रख रही है तो ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, अब रहा बात टीईटी वाले साथी मैं बता दूं ये जो पद है प्राथमिक विद्यालय के लिए है। ठीक है, और ये अभी स्पष्ट ही कह दिया कि जो भी मूल कोटि के टीचर हैं उनको 8 साल चाहिए ही चाहिए। तो उस 8 साल के कंडीशन में, ठीक है, 8 साल के कंडीशन में आप जो भी टीईटी हमारे साथी जो आए हैं बाद में वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ साथी हैं नियोजित टीचरों में, अगर डीपी नहीं लेता है तो जो साथी बीएड हैं, ठीक है, तो वो फार्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि उनके 8 साल प्रशिक्षित होना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए, क्योंकि स्नातक उत्तीर्ण के साथ साथ प्रशिक्षित भी होना चाहिए या बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ों पर चर्चा की। उसके बाद से आरक्षण की बात कर लें तो आरक्षण जो सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग का है आरक्षण वो लागू होगा। उसके साथ साथ आरक्षण रोस्टर जो जिला स्तर पर बनेगा। ठीक, नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर लें तो नियुक्ति की प्रक्रिया सीधी भर्ती द्वारा होगा। ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही आरक्षण कोटि अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्थानों को भेज दी जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया सीधी होगी। ये सब आप लोग पढ़िएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को हम डाल देंगे, वहाँ पर आप निश्चित ही पढ़ लीजिएगा। ठीक, हाँ, इसमें 150 अंकों का परीक्षा होगा, वस्तुनिष्ठ होगा और बहुकल्पी होगा, माइनस मार्किंग होगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। 0.25% आपका माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, अंक
आगे इसमें जो होगा प्रमाण पत्रों का जांच होगा, परीक्षा अवधि क्या क्या होगा इसमें वो बताया गया, विभागीय परीक्षा के बारे में, सेवा संतुष्टि, वरीयता सूची, हस्तांतरण की बात कर लें थोड़ा सा। तो साथियों हस्तांतरण की बात करें तो प्रधान शिक्षक का पद हस्तांतरी होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और हस्तांतरण का जो समय समय पर दिशा निर्देश के आलोक में हस्तांतरण कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद से संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। और प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के अंतर जिला हस्तांतरण, ठीक है, ऐच्छिक प्रशासनिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से होगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अनुशासित कार्रवाई की बात करें तो बिहार सरकारी सेवक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो अनुशासनिक कार्रवाई है बिहार सरकारी सेवक, ठीक है, अधिनियम 2005 समय समय पर यथा संशोधित द्वारा, ठीक है, किया जाएगा, ठीक, प्रधान शिक्षक पर प्रभावी होगा। यानी कि ये जो अधिनियम 2005 है ये नियोजित टीचरों पर प्रभावित नहीं होगा, प्रधान शिक्षक पे ही प्रभावित होगा। सेवा शर्त संबंधित बात कर ले तो प्रधान शिक्षक का पद, वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और समय समय पर सेवा पुनरीक्षित के आलोक में परिवर्तनीय होंगे, ठीक है। प्रधान शिक्षक का पद बल वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवा शर्त इन पर भी लागू होगा, ठीक है। लेकिन ये सब नियोजित शिक्षकों में है, यानी कुल मिलाकर ये जो बहाली अभी तक इस पर लोग बात कर रहे थे कि ये 35,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। इसके तहत जो भी नियमावली बनाया गया वो स्पष्ट है, राज्य कर्मचारियों का जो भी पनिशमेंट से लेकर जो भी प्रमोशन है उनके तहत होगा। तो इसलिए ये भी आपका जो बहाली होगा और ऐसे भी बीपीएससी आयोग ले रहा है तो निश्चित तौर पे फुल फ्लेज होगा, इसमें कोई बीच का ऑपरेशन करके बीच का रास्ता वाला ऐसा कुछ नहीं होगा। शिकायत का जो भी होगा वो निर्देशक प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है। इस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं इस पर इस विज्ञापन में आशा करते हैं कि इस वीडियो से कुछ आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। तो निश्चित तौर पर घबराने की बात नहीं है और इग्नू वाले जो भी हमारे डीपी साथी हैं वो इंतज़ार करें और निश्चित तौर पर इंतज़ार किया जाए, अच्छा ही होगा जो होगा सो। और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आ जाएगा कि कितने सीटों का कब होगा और क्या क्या इसमें सिलेबस का भी जानकारी उसमें हो जाएगा। और टीटी साथी बहुत सारे संगठित होकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, हाँ एक चीज़ तो आपको बताया नहीं लेकिन अभी हम बता देते हैं आपको साथियों कि जैसे कि पहले का जो 2020 का नियमावली था उस 20 के नियमावली में प्रधान शिक्षक का पद नहीं था, वहाँ पर प्रधान अध्यापक था, ठीक है, वहाँ प्रधान अध्यापक था। जबकि 2021 में प्रधान शिक्षक है और ये 1 से 5 के लिए ही प्रधान अध्यापक बनेंगे, जबकि ये सिर्फ 8वीं, ठीक है, 8वीं के लिए है, ठीक है। ये सीट प्रमोशन से भरा जाएगा, आज भी है और ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं था उस नियमावली में। 1 से 5 के लिए प्रधान शिक्षक के लिए कोई चर्चा नहीं है, ठीक। तो लोग कह रहे थे कि उसमें प्रमोशन से भरना था तो इसमें क्यों भर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है साथियों। आप ध्यान नियमावली 2020 पढ़ लीजिएगा और 2021 स्पष्ट ये है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो इग्नू वाले साथी अभी थोड़ा सा सब्र रखें, निश्चित तौर पर जो डीपी वाले साथी हैं वो शामिल होंगे। हम सब जितने भी लोग डीपी वाले हैं उनको एकजुट रहना चाहिए, ठीक है, वैचारिक मतभेद न रखें, सरकार पर दबाव बनाया जाए संगठन के द्वारा ताकि मौका मिले। और लेकिन सरकार का मंशा ठीक नहीं है, ये आपको भी समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ अगर इतने भारी तादाद में टीचर यहाँ हैं डीपी द्वारा, लेकिन फिर इस अधिसूचना में डीपी की चर्चा क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है और इसके तहत स्पष्ट होता है कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे था, सोचे आप सभी को बता दें। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी अपना कमेंट करके विचार दीजिएगा इससे संबंधित और क्या जानकारी चाहिए, और बहाली तक हम कोशिश करेंगे इस संबंधित जो भी कुछ जानकारी है आप सभी के बीच अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरेंस होता रहे और हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग हैं वो रहें, टीटी साथी भी अपना लगे संगठन के द्वारा या जैसे भी हो, सरकार से अपनी बातों को मनवाएं, सरकार से कैसे मनवाया जाए इसके लिए बात करें ताकि हो पाए। और स्नातक शिक्षक वाले भी जो हैं वो स्पष्ट नियमावली में लिखा हुआ उनके लिए क्या है योग्यता, आप पढ़ लीजिएगा। निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा साथियों, और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना विचार कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं, जय हिंद।